बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 का पेपर हल करेंगे। बच्चों, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022 के पूरे पेपर का हल चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बाद जल्दी आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 के पेपर के हल का पूरा वीडियो मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर हल करते हैं। खंड फर्स्ट दिया हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें भाग 1 दिया है। देखो इसमें दिया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये एक वर्ग बना हुआ है और इसमें KIT यानी 3 अक्षर लिखे हुए हैं। K है कैपिटल में, I है और T है। ठीक है, इसमें भी देखो 3 ही अक्षर हैं, K, I और T, यानी T को पहले कर दिया है और K को बाद में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें देखते हैं तो इसमें भी 3 अक्षर हैं, K है, I है और T है। तो ये तीनों एक समान है, लेकिन इसमें देखो I, K और C है। ठीक है, तो ये वाला भिन्न हो जाएगा। तो इसका विकल्प D जो है वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस तरीके से दिया है, ये वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया है और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बता रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है 90 अंश का कोण। ठीक है, और इस वाले में देखो इसमें भी दिया है ऐसे ही त्रिभुज दिया है और ये 90 अंश का कोण बन रहा है। इसमें भी दिया है ऐसे ही और यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन इसमें देखो ये त्रिभुज जो दिया है इसमें 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प B जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो इसमें दिया हुआ है, ये वर्ग दिया है और वर्ग के अंदर एक गोला दिया है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा गोला दिया है और उसमें तीर है लगा हुआ है इस बाहर को। ऐसे ही देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें भी एक बड़ा वृत्त या गोला दिया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा गोला दिया है, उस गोले से तीर इधर को लगा हुआ है। इसमें भी देखो ऐसे ही है, एक बड़ा सा गोला है, फिर छोटा गोला, उसमें तीर ऐसे बाहर को है। इसमें देखो क्या दिया है कि बड़ा सा गोला है और छोटा गोला उसके बाहर है, फिर उसके तीर अंदर को जा रहा है ना, तो तीनों से भिन्न है ये। तो इसका विकल्प D जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसमें एक वर्ग दिया है, फिर उसके अंदर वर्ग दिया है और उसमें एक इसको इस तरीके से बीच में एक लाइन खींच दी है और एक छोटी लाइन खींच दी है। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें एक वर्ग दिया है और वर्ग की बाहरी वाली जो भुजा है उसमें लाइन है और अंदर एक इसमें भुजा खींच दी है, ये लाइन खींच दी है। इसी तरीके से इसमें देखो, ठीक है, इसमें अंदर एक लाइन है और यहाँ पे इसकी बाहरी जो भुजा है उसमें लाइन है। इसमें भी देखो बाहरी भुजा में लाइन है ना, ये वर्ग है, इसकी बाहरी भुजा में लाइन, इसमें भी बाहरी भुजा में, इसमें भी बाहरी भुजा में, लेकिन इसमें क्या है, ये लाइन अंदर है ना, तो ये वाला सबसे भिन्न हो जाएगा। तो इसका विकल्प A जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले देखो भाग 2 दिया है। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये प्रश्न चित्र है, इसी के संगत हमें इसमें इन चारों में से ढूंढना है कि इसी के संगत कौन सा चित्र है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो इसके जो बिल्कुल समरूप चित्र हो जाएगा बच्चों वो B वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प B इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये आकृति दी हुई है, इसी के समरूप आकृति हमें देखनी है इसमें। तो देखो ये वाली देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 ब्लैक हैं और उनके बीच में एक में तो एक वाइट है और 2 में 2 जगह वाइट है ना। तो 3 ब्लैक हैं, 3 ब्लैक इसमें है, तो इसमें देखो 3 वाइट हैं, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, इसमें भी 3 ब्लैक हैं और इसमें क्या है 2 वाइट 2 वाइट, तो इसमें भी 2 वाइट ये हैं, 2 वाइट ये हैं और 1 वाइट ये है। ठीक है, यानी बिल्कुल इसके समरूप है, तो इसका जो है विकल्प B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ये एक वर्ग दिया हुआ है, उसके अंदर ये आकृति दी हुई है। ठीक है, तो इसी के समरूप आकृति हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 छोटे छोटे वृत्त दिए हुए हैं और यहाँ पे ये लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, और ये एक वर्ग दिया हुआ है। तो ऐसी ही आकृति देखो यहाँ पे 2 गोले इसमें है, तो इसमें तो है नहीं, तो ये तो होगी नहीं। इसमें 2 गोले हैं और ये 2 लाइनें हैं और ये वर्ग भी है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो B
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये एक आकृति दी हुई है और इसमें ये एरो बने हुए हैं, एक दूसरे को क्रॉस करना है। तो इसी तरीके की आकृति देखो कौन सी हो जाएगी, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले देखो भाग 3 दिया है, इसमें कहना है प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ठीक है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर पत्रिका में संबंधित प्रश्न वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। देखो ये आकृति बनी हुई है और हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति यहाँ पे फिट बैठेगी। ठीक है, इस पैटर्न को पूरा कर लेगी। तो देखो ये तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इधर को बनी हुई है, ये वाली है, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये आकृति बनी हुई है और हमें इसमें से ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति इसमें इस पैटर्न को पूरा कर लेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ऐसी लाइन बनी हुई है तो एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक लाइन ऐसी खींच लेंगे। ठीक है, और इस लाइन में क्या है, इस लाइन में देखो ये जो है बाहर को 2 तीर हैं। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा ऐसे और एक ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी बाहर को है तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो हमें इसमें देखनी है, यानी इस वाली लाइन में बाहर को है, इसमें भी बाहर को। तो देखो इस वाली लाइन में भी ये 2 बाहर को हैं तीर, इसमें भी 2 बाहर को। ठीक है, तो इसका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, इसको देखो कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको पूर्ण कर लेंगे और यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 ये बना लेंगे, 1 2 3 और 4, और 4 ही यहाँ पे बिंदु बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब ऐसी आकृति हमें देखनी है। ये तो है नहीं, देखो इसमें ऊपर को है, ये भी नहीं है, ये भी ऊपर को है, इसमें नीचे को है। इस वाली में देखते हैं, 1 2 3 4 हैं और बिंदु लगे हुए हैं 4 बीच में, और इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है, एक और है, देखो एक ये दिया हुआ है ना इस तरीके से। अब ये पूरी हुई, अब ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो यहाँ पे वो चित्र नहीं है यहाँ वाला। ठीक है, और इसमें है बच्चों। ठीक है, तो इसका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो ये दिया हुआ है, हमें इसमें देखना है कौन सी आकृति इसमें से आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल इसकी तरह आकृति लेके आनी है, यानी जो आकृति ये है तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। इतनी आकृति हम देख लेंगे, इतनी। ठीक है, तो इतनी आकृति देखो ये तो है नहीं, ये वाली भी देखो इसकी तरह नहीं है और ये वाली भी नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल इससे मैच कर रही है ये वाली आकृति, यहाँ से ऐसी ही आकृति इसमें आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो भाग 4 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें ये कह रहे हैं श्रेणी क्रम में है, मतलब इस तरीके से ये चित्र पहला दिया हुआ है, फिर क्या किया, इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। ठीक है, यानी जब हम इधर को इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला इस इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर इसको फिर ऐसे रोटेट कर दिया तो ये वाला तीर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा। अब फिर से हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये एरो है वो यहाँ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और चित्र कैसा बन जाएगा, ये तो एरो हो जाएगा ऊपर को और इस तरीके से चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही चित्र हमें इसमें देखना है। तो देखो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे देखो त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये आयताकार आकृति है, एक आयत दिया हुआ है और ये गोला या वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें देखो क्या किया, इस वाली में इसमें क्या किया इन्होंने, यानी ये जो त्रिभुज यहाँ दिया था वो त्रिभुज यहाँ ले आए, इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो त्रिभुज जो है यहाँ आ गया, ये वाली आकृति यहाँ पहुँच गई। ठीक है, और ऐसे में आ गई, और ये एरो जो था यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये गोला यहाँ था तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे देखो, तो इसमें भी इन्होंने इसी तरीके से किया, एरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वृत्त यहाँ दिया है वो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, और ये जो आयत दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा।
अब हम इसमें देखेंगे, देखो इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो तीर यहाँ पे है, अभी यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, यानी तीर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो त्रिभुज यहाँ पे है, तो त्रिभुज इधर घूम जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो आयत जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आयत यहाँ आ जाएगा, और जो गोला यहाँ दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे एक गोला छोटा सा दिया हुआ है, फिर गोले के नीचे एक गुणा का चिन्ह आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो गुणा का चिन्ह था उसके नीचे एक और गोला आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या था, गोला आया, फिर गुणा का चिन्ह, फिर एक गोला आया है, फिर गुणा का चिन्ह आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा इस तरीके से। अब ऐसी आकृति यहाँ पे आएगी, तो इसको हम इसमें देख लेंगे। देखो पहले गोला, फिर गुणा का चिन्ह, फिर गोला है, और फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 16 दिया हुआ है। ये आकृति इसमें बनी हुई है इस तरीके से, और इसके ऊपर ये ऐसी आकृति बनी हुई है, यहाँ पे एक गोला बना हुआ है ना, इसके अंदर क्रॉस है एक। उसके बाद देखो इसको जस्ट एकदम उल्टा कर दिया गया, और क्रॉस यहाँ पे 2 कर दिए गए, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया और क्रॉस यहाँ पे 2 कर दिए, है ना। उसके बाद फिर उसको उल्टा कर दिया, तो ये इधर को हो गया फिर, है ना, और फिर 2 की जगह 3 हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये बिल्कुल उल्टा कर देंगे, ठीक है, और क्रॉस 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्रॉस देखो कौन से में, एक तो इसमें, एक तो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आकृति कैसे आएगी, ये नीचे को आएगी, तो नीचे वाली आकृति ये है, ये ऊपर को है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले देखो भाग 5 दिया हुआ है, इसमें दिया है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न के 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट में तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, ठीक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 6 हैं क्रॉस, ठीक है। 3 ऊपर लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, 6 क्रॉस हैं इसमें, ठीक है। और फिर अगले चित्र में क्या है, इसके जस्ट बराबर वाले, यानी इसमें भी 6 क्रॉस आ गए, इसमें भी आ गए, ठीक है, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, है ना। देखो यहाँ पे थे, फिर इसके अगले वाले चित्र में यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जस्ट बराबर वाले में आए हैं। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे लाइनें हैं, तो क्या होगा, ये ऐसी ही लाइनें इसमें भी आ जाएंगी, इस वाले में आ जाएंगी, ठीक है, और इस वाले में भी ऐसी ही लाइनें आ जाएंगी। अब ऐसा ही चित्र यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही चित्र हमें इसमें देखना है। तो देखो ऐसा चित्र कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें क्या किया इन्होंने, चारों इसके 4 कोने थे, चारों कोनों से एक एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये हो गई, इस तरीके से मिला दिया। अब इसमें देखते हैं, देखो ये चित्र दिया हुआ है ना, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो देखो एक एक लाइन खींची है ना, तो हम एक ही एक लाइन इसमें भी खींच देंगे, तो ये ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आकृति हमें देखनी, तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, इसमें क्या दिया है, इसमें ये 3 एक बड़ा सा गोला दिया है, फिर 2 छोटे छोटे गोले दिए हैं, और एक ऐसी आकृति दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या किया, देखो ये तीनों तो ऐसे ही रहे ज्यों की त्यों है बिल्कुल, और इस वाली आकृति को उल्टा कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही देखो इसमें है। अब इसमें हम कैसे संबंध देखेंगे, इसमें देखेंगे, देखो 2 गोले यहाँ पे दिए हैं, एक बड़ा गोला दिया है, और ये जो आकृति दी है इसको हम इसमें उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसी आकृति हो जाएगी, इस तरीके से आएगी, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे गोले हो जाएंगे और एक बड़ा सा गोला हो जाएगा ऐसे। तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो एक वृत्त दिया हुआ है, ये गोला, उसमें एक ऊपर आकृति दी हुई है ये समलंब के आकार की, और नीचे त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या किया इन्होंने, ये जो बड़ी आकृति थी उसके अंदर ये त्रिभुज कर दिया, यानी त्रिभुज जो है इस आकृति के अंदर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे, देखो ये बड़ा सा त्रिभुज है, ऊपर वर्ग दिया है, नीचे गोला दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो गोला होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, वृत्त या गोला जो है छोटा वाला वो इसके अंदर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज देखना है, त्रिभुज के अंदर वर्ग देखना है, तो त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वर्ग, और वर्ग के अंदर ये वाला गोला, ठीक है। तो विकल्प 20 का सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
आगे देखो भाग 6 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने OMR उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखो अभी हमें इसमें देखना है कि इस आकृति को कौन सी आकृति पूरी करेगी इसमें से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे और इसको इस तरीके से, है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये आकृति हो जाएगी हमारी, है ना, इस तरीके की। अब ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है दो बनी हुई, तो ये वाली ऐसी, है ना, इस तरीके से हमें आकृति इसमें देखनी है। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, अगला चित्र दिया हुआ है ना, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आकृति है, ये वाली आकृति, ऐसी आकृति हमें देखनी है इस तरीके से। तो ऐसी आकृति ये इधर को है, ये तो होगी नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगी, तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला ये दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसको हम पूरा कर देंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो ये देखो ऐसे हम त्रिभुज को पूरा कर लेंगे इस तरीके से, ये पूरा हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो इधर ऐसे देखो, ऐसे ये वाली आकृति, इस तरीके की आकृति यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति देखो कौन सी हो जाएगी। ये तो है नहीं, देखो ये वाली देखते हैं तो ये भी नहीं है। ये वाली देखते हैं तो इसमें देखो यहाँ पे ये अंदर को है ना, और इसमें यहाँ बाहर को है इस वाली में। तो इसमें तो है नहीं ये बाहर को, तो ये भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंदर को है, बिल्कुल सेम इसकी तरह आकृति हो रही है। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 24वां प्रश्न दिया है, ये आकृति दी हुई है। अब इसमें से हमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे, यानी इस आकृति को पूरा कर लेंगे हम ऐसे, और पूरा करने के बाद इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देंगे और इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये थोड़ा, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा काला भाग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काला कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, और इसमें भी। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखो इसमें दो आकृति, एक तो ये है और एक ये, यहाँ पे तीन, 1 2 3 इसमें है और 1 2 3 इसमें भी है। लेकिन इसमें देखो भाग काला है ये नीचे का, और इसमें क्या है, यहाँ पे गैप दिख रहा है बच्चों। ये इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी सफ़ेद ये गैप दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो भाग 7 दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि दर्पण में जब हम इस चित्र को देखेंगे तो इन चारों में से कौन सा चित्र होगा वो। ठीक है, तो हमें ये देखना है इसमें। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो दर्पण में जब हम देखेंगे तो उसमें भी यहाँ माइनस का ही चित्र रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुणा का है और यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का बच्चों यहाँ आ जाएगा और ये गुणा वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह और यहाँ पे गुणा का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ यही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा चित्र अब हमें देखना है। तो देखो कौन सा होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुणा, ऊपर माइनस देखना है। तो इन दोनों में ऊपर माइनस है नहीं, तो ये दोनों होंगे नहीं। इन दोनों में से देखते हैं। देखो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे गुणा और नीचे भाग। ठीक है, तो विकल्प सी इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 26वां प्रश्न दिया हुआ है, ये आकृति बनी हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये आकृति दर्पण में देखने पर इनमें से चारों में से कौन सी आकृति होगी। तो देखो जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो आकृति है, ठीक है, ये वाली इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, है ना। जब हम दर्पण में देखेंगे इसको, तो जब ये इधर आ जाएगी तो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, यानी ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी और ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा देखो कौन कौन से में दिया हुआ है, एक तो ये है, एक ये वाला दिया है, एक ये भी, ये इसमें तो तीर नहीं है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी यहाँ तीर नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो ये दर्पण बना हुआ है और ये आकृति वर्ग के अंदर दी हुई है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है,
ये एक गोल आकृति है, उसमें लाइनिंग बनी हुई है, फिर बराबर का और फिर सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सी यहाँ पे आ जाएगी और ये इधर को है तो ये इधर को हो जाएगी ऐसी। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह तो ऐसे ही रहेगा इसमें। फिर ये गोल आकृति है तो गोल आकृति ऐसे यहाँ पे आ जाएगी और लाइनिंग इसमें ऐसी हैं तो ये लाइनें हो जाएंगी इसमें बच्चों, ऐसे बनी हुई हैं तो ये अब ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति इसमें तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, फिर ये गोल आकृति आ रही है लेकिन सेम इसी की तरह आकृति है ये। ठीक है, इसलिए ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं तो इसमें ये तो गुणा का चिन्ह है, फिर आकृति में ऐसी लाइनें सीधी सीधी लाइनें दे रखी हैं तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसमें तो लाइनें नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है INK दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इसको प्रतिबिंब देखेंगे हम शीशे में, दर्पण में, तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो क्या होगा, के तो बच्चों यहाँ आ जाएगी और उल्टी के हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये के यहाँ आ जाएगी। उसके बाद एन है तो एन तो बीच में है तो बीच में ही रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा एन बना देंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा देखो इस तरीके से। ठीक है, यानी के एन, ये एन हो गया उल्टा। उसके बाद आई तो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा INK। तो इसमें तो INK है ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत है, इन दोनों में से एक होगा देखो, तो INK। ठीक है, तो इसमें क्या है, एन सीधा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो भाग 8 दिया है, कह रहे हैं प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कागज़ दिया हुआ है, ये पूरा कागज़ था, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया अंदर को। ठीक है, फिर ये इतना हो गया। अब इसमें भी क्या किया, आधे को यहाँ से फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इतना रह गया ये। अब फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसको यहाँ से आधा फिर फोल्ड कर दिया इस तरीके से, है ना। और फिर यहाँ पे ये दो उसको काट दिए। ठीक है, कागज़ को। तो अब हम जब इसको खोलेंगे तो देखो क्या होगा, जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऐसे करके खोलेंगे तो यहाँ पे 2 गोल आकृति आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, और जब हम इधर खोलेंगे तो क्या होगा, ऐसी ही आकृति एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएंगी। और जब हम इसको इधर खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, ऐसी ही आकृति यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, 4 आकृति इस कोने पे और 4 ही आकृति यहाँ पे इस तरीके से। तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो ये तो है नहीं, ना ही ये है ना ही ये है। ठीक है, तो इसका विकल्प भी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, ये कागज़ पूरा दिया हुआ है, उसको इधर से इधर को फोल्ड कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से आधा कर दिया, यहाँ से ये इतना, और इधर से इधर फोल्ड कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया इन्होंने, कह रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया और यहाँ पे ये गोल आकृति बना दी, है ना। तो उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब इसको जब हम खोलेंगे तो इधर से ये इधर को जाएगा। ठीक है, जब इधर को खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसी ही आकृति यहाँ बन जाएगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक गोल आकृति बनेगी ऐसे, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ऐसे इस तरीके से, है ना। और फिर जब हम इसको फिर खोलेंगे, आगे को इधर को खोलेंगे तो ऐसी ही 2 आकृति यहाँ पे आ जाएंगी। एक तो सामने आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है, एक सामने हो जाएगी इस तरीके से, ये सामने हो जाएगी, और एक आकृति यहाँ आ जाएगी ऐसी जब इधर आएगा तो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ऐसा चित्र हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये तो है नहीं, ये वाला भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं ये ऐसा कागज़ दिया हुआ है, इसको अंदर को फोल्ड कर दिया तो ये, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से फिर फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे इसमें डिज़ाइन बना दी, है ना। जब यहाँ पे डिज़ाइन बना दी तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये डिज़ाइन कहाँ आएगी, बिल्कुल जस्ट यहाँ पे आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे ये डिज़ाइन आएगी बच्चों, यहाँ पे डिज़ाइन आएगी ऐसी, है ना, यहाँ पे डिज़ाइन आएगी ये। और जब इसको खोलेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इधर को खोलेंगे तो ऐसी ही डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगी एक। ठीक है,
यानी ऐसी ऐसी डिज़ाइन आएगी फिर यहाँ पे और फिर ऐसी ही डिज़ाइन यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति बनेगी ये। तो ऐसी आकृति देखो हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, और ऐसी ही आकृति यहाँ पे आएगी और ऐसी ही आकृति यहाँ पे, है ना। और ये देखो इस तरीके से। तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है, देखो कौन सी होगी। तो इसका विकल्प बच्चों ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये कागज़ दिया है, इसको फोल्ड कर दिया इधर, ठीक है। फिर उसको यहाँ से भी अंदर फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको कट कर दिया फिर यहाँ से, ठीक है। अब हम खोलेंगे इसको, तो खोलेंगे इधर से पहले इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही एक कट हो जाएगा इस तरीके का, इस तरीके का। फिर हम पूरा खोलेंगे तो एक यहाँ पे ऐसे कट हो जाएगा और एक यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति बनेगी ये। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है बच्चों, कौन सी होगी इसमें, देखो, ठीक है। तो ऐसी आकृति हो जाएगी विकल्प डी में, ठीक है बच्चों। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो भाग 9 दिया हुआ है, कह रहे हैं प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सके। तो देखो ये दिया हुआ है, अब हमें इनमें से देखना है कि ये 3 जो आकृति दी हुई हैं इनमें से कौन सा चित्र बन रहा है इन तीनों आकृतियों से, ठीक है। तो देखो एक इसमें ये वाला चित्र दिया हुआ है, तो इसमें तो ऐसा यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसमें तो है नहीं कटा हुआ, ना ही इसमें होगा और इसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। देखो बच्चों ये वाली जो आकृति है ये, तो ये वाली आकृति हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ कटी हुई है देखो, और ये जो आकृति है वो ये वाली हो जाएगी और ये आकृति ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो 4 ये कागज़ के टुकड़े दिए हुए हैं, कटआउट दिए हुए हैं ये, और इनसे हमें देखना है कौन सा चित्र बनेगा। तो देखो इसमें ये त्रिभुज एक बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा त्रिभुज कोई है नहीं, तो ये तो नहीं होगी। और इसमें देखते हैं, देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, मान लो ये वाला त्रिभुज ये आ गया और ये त्रिभुज है वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो आकृति है वो ये वाली हो जाएगी ये, और ये जो आकृति है वो ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें ये 4 कटआउट दिए हुए हैं, इनसे देखते हैं कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो ये बड़ा सा एक त्रिभुज है, एक ये बड़ा सा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें तो और फिर 2 छोटे छोटे आयत हैं, तो इसमें तो आयत है नहीं कोई भी, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो 2 आयत हैं और ये वाला त्रिभुज मान लो ये हो गया, ठीक है, और ये वाला ये हो गया, ठीक है। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, ये 3 आकृति एक समान दी हुई हैं, आयत टाइप की हैं और 2 छोटे छोटे आयत हैं, यानी बीच में कट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखना है। देखो इसमें 2 तो हैं ये, मतलब तीसरी है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं, देखो ये वाली आकृति ये और ये, ठीक है। तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तीनों हो गई। और ये वाली जो आकृति है वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले देखो भाग 10 दिया हुआ है, कह रहे हैं प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो ये देखो दिया हुआ है। अब ऐसी ही आकृति हमें देखनी है कि किस में दी हुई है। तो देखो इस तरीके की आकृति बनी हुई है और ये अंदर को है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो ये ऐसी आकृति तो है लेकिन ये बाहर को है, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखते हैं। देखो इसमें देखते हैं ये जो आकृति है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और फिर ये अंदर को और ये भी अंदर को, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो ऐसे ये और इस तरीके से है, ये अंदर और ये अंदर। इसमें भी देखो ऐसी आकृति आ रही है, यहाँ से देखो ये इतना अंदर वाला भाग हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये, ठीक है। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो ये जो आकृति दी हुई है हमें ये आकृति देखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप की आकृति है, बीच में ये ऐसे बना हुआ है। तो इसमें तो देखो है नहीं, ना ही इसमें है ऐसी कोई आकृति। और इसमें देखते हैं, देखो तो इसमें यहाँ नहीं, इसमें यहाँ नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है। इसमें देखो ये वाली जो आकृति है ये इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। ये वाली आकृति
और यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प सी इसका बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ये वाली आकृति हमें देखना है कहाँ पे होगी। तो देखो इस तरीके से ऐसे और बीच में ये कट। ठीक है, तो इस तरीके से ये और बीच में कोई कट है ही नहीं, तो ये तो होगी नहीं। अब इसमें देखो कोई सीधी लाइन ही नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगी। इसमें देखो लाइन तो है सीधी, लेकिन कट बीच में कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें होनी चाहिए, है ना। तो ये देखते हैं, देखो यहाँ से ऐसे और ये, यानी ये हो गई इतनी, ये यहाँ से ऐसे और बीच में ये हो गई कट यहाँ तक। ठीक है, फिर इसको और आगे बढ़ा दिया है इनने, लेकिन इसमें छिपी हुई है ये आकृति, तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो ये वाली आकृति हमें देखनी है, इसमें कहाँ छुपी होगी। तो देखो इसमें इस तरीके से और ये है ना, तो इसमें तो होगी नहीं कोई आकृति। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखो यहाँ से देखते हैं, तो ये हो गया और ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगी बच्चों। देखो यहाँ से देखो ये पूरी आकृति यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया ऐसे, और ये पूरी आकृति जो है, फिर बीच में कट कर दिया है इन्होंने इस तरीके से, ऐसे कट कर दिया है इसमें। तो ये वाली आकृति ये यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये सेम हो जाएगी। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ये दिया है बच्चों, देखो खंड 2 अंक गणित परीक्षण। इसमें दिया है निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए, बी और डी, सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो इसमें पहला प्रश्न दिया है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है बच्चों, यानी 9 को लिख लेंगे हम 7 बार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने 9 लिख लिए। और फिर कह रहे हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है, 1 पे 3 जीरो लगा लेंगे, तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। फिर कह रहे हैं इनका अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, देखो ऊपर हमने लिख ली बड़ी संख्या, यानी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिखी और 4 अंकों की छोटी संख्या नीचे लिखी, इसको घटा लेंगे। देखो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, फिर 9 में से 0 तो 9, 9 में से 0 तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 99 लाख और 98,999। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही होता है। देखो 99 लाख 98,999, तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 42वां प्रश्न दिया है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 वाली में से 5 वाली को घटा लेंगे। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों होती है, देखो ये हो जाएगी, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, इसको घटा लेंगे, घटाने पर अंतर निकाल लेंगे, तो 9 में से 9 जाएंगे तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 से 9 घटाएंगे तो 0, फिर 0, और उसके बाद यहाँ फिर 0, और ये बचेंगे 9। ठीक है, ये हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 9 लाख। ठीक है, तो देखो कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो कह रहा है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इन सभी को हम हल करके देखते हैं कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में दिया है 100 भाग 4, तो 4 से 100 को भाग करेंगे तो इस ब्रैकेट की जगह आ जाएगा 25 बच्चों। ठीक है, और उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ पे 50 है तो 50। ठीक है, अब 50 में से 25 घटाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 25 यानी 25। ठीक है, तो ये तो 25 के बराबर आ गया। इसको देखो हल करते हैं, इसमें भी पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो 4 से 20 को भाग देंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 प्लस 5 कितने हो जाते हैं, 25, तो ये भी 25 है। ठीक है, इसको देखो हल करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, देखो तो ये हो जाएंगे, पहले इसको करते हैं, मतलब ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे ये। ठीक है, और यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे 10 हैं तो 10। ठीक है,
अब सबको जोड़ते हैं। देखो 10 10 20 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 25। तो ये भी 25 हो जाएगा। इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो ये देखो कितना आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, और प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 24, ठीक है। तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 26, ठीक है। तो देखो विकल्प ए, बी और सी इन सब का मान 25 आया, केवल विकल्प डी है जिसका मान 26 आया है, ठीक है। तो इस पे लगा देंगे हम विकल्प डी पे। 44वां प्रश्न दिया है, एक्स का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है होगा, ठीक है। ये समीकरण दी हुई है, इसमें ये एक्स दिया हुआ है, एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 सही 7/11, 3 सही 7/11 गुणा 11/5 और भाग हो जाएगा ब्रैकेट 3/7 और गुणा एक्स ब्रैकेट बंद बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो इसको करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 3 33 और 7 हो जाएंगे बच्चों 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40/11। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और ये हो जाएगा 11/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाग है तो भाग लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3/7 और इंटू एक्स, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 4/3। उसके बाद देखो इस 11 से ये 11 कट जाएगा और इस 5 से इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 8 लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये भाग का चिन्ह है, इसको हटाएंगे और जब भाग का चिन्ह हटाते हैं तो अगली जो संख्या होती है वो उलट जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x/7 है इस समय ये, तो इसको लिख लेंगे 7/3x, यानी 7/3x, ठीक है, 7/3x और बराबर, तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे 4/3, तो 4/3 लिख लेंगे इसको। अब देखो 8 सत्ते इसकी गुणा कर लेंगे तो 8 सत्ते 56 होते हैं, 56 हो जाएंगे और 56 हो जाएगा ये 3x और बराबर हो जाएगा 4/3। उसके बाद देखो इस वाले 3 देखो, ठीक है, 4x बराबर 56 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 56 और बटे में आ जाएंगे 4, ठीक है। 4 से इसको भाग कर देंगे, देखो तो 4 एकम 4, 1 × 16, 4 चौक 16, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 14, यानी x की जो मान आ जाएगा वो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा इसका। तो देखो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो 45वां, 45, 60 तथा 75 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योगफल है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये रहा बच्चों, देखो 45, 60, 75 का मासा तथा लासा का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम 45, 60 और 75 का मासा निकालेंगे तो 45 45 के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएंगे 3 × 3 × 5, ठीक है। 60 के करेंगे तो 3 × 5 × 2 × 2। 75 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड तो 5 × 5 × 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब सभी में जो कॉमन संख्या है वो लिख लेंगे, देखो तो इसमें ये वाली 3 एक इसमें है, एक इसमें है, देखो और इसमें है ये 3, ठीक है। तो एक 3 हो गया। 5 देखते हैं तो 5 इसमें है, फिर इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो एक 5 हो गया। इसके अलावा देखो 3 इसमें है एक, लेकिन इसमें अब दूसरा 3 है ही नहीं, ठीक है। तो 3 होगा नहीं। इसमें 5 है तो इसमें नहीं है 5 और ना ही इसमें 2 है तो 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो केवल 2 ही संख्या 3 और 5 पूरे में कॉमन है, तो इसका मासा हो जाएगा बच्चों 15, ठीक है। इसी तरीके से हम लासा देखो कैसे निकालेंगे, लासा निकालेंगे 45, 60, 75 लिखेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 ने 45 होते हैं, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 12 आ जाएंगे, फिर 5 से काटेंगे 75 को तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यहाँ 15 आ जाएंगे, फिर 5 से भाग करेंगे तो 9 ऐसे ही, 12 ऐसे ही और 5 तियाँ 15 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर देखो 3 से भाग करेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 4 ऐसे ही और 1 ऐसे ही। उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 को ऐसे उतार लेंगे, इस वाले 1 को भी ऐसे उतार लेंगे। फिर देखो ये 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 ऐसे ही और ये वाला 1 ऐसे ही। इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लिख लेंगे 5 × 5, 3 × 3 और 2 × 2, सबकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 900, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इन तीनों संख्याओं यानी 45, 60, 75 का मासा तथा लासा का योग, ठीक है। तो योग मासा हमने निकाल लिया 15 और लासा हमने निकाल लिया 900, दोनों का योग करेंगे तो 900 और 15 को जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 915, ठीक है। कितना हो जाएगा 915। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसका। तो देखो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा।
अगला देखो सवाल नंबर 46 दिया है, इसको सरल करना है और पूछ रहे हैं ये किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे। देखो हमने लिख लिया 3/8, फिर भाग का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट 5/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट बंद, प्लस हो जाएगा 5/8। ठीक है, इसको सरल करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट में जो संख्या है उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो 3/8 तो बच्चों ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, इसको हल करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3 और बटे में हो जाएगा 3×6 = 18 बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस और ये हो जाएगा 5/8। उसके बाद आगे देखो क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो 3/8 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे और भाग का चिन्ह लगा लेंगे, घटाएंगे 30 में से 3 जाएंगे तो ये 27 बचेंगे और बटे में 18। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस 5/8। अब देखो इसको काट लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 3 27 होते हैं और 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3/8, उसके बाद भाग और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, यानी भाग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा ले रहे हैं। भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा ले रहे हैं, इस संख्या को उल्टा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3/8 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ कर लेंगे 2/3 और प्लस हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 चौक 8 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो कोई संख्या बची नहीं, यानी 1 बचा ऊपर और बटे में 4 बचे और प्लस हो जाएगा देखो 5/8। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, देखो तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 8 बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 + 5 तो बराबर हो जाएगा 7/8। ठीक है, 7/8। देखते हैं इतना ही है आंसर या और भी आगे सॉल्व किया है। देखो 7/8 विकल्प सी है, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, यदि 15 - 15 भाग 15 × 6 = x है तो x का मान है। ठीक है, तो इसमें हमें x का मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 15 - 15 दिया हुआ है, उसके बाद है भाग 15 × 6 = x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले भाग करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे तो 15 को ऐसे लिख लेंगे और माइनस इनको भाग करेंगे तो 15 एकम 15, तो यहाँ पे इस दोनों संख्याओं की जगह 1 आ जाएगा जब भाग करेंगे। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, गुणा के बाद 6 है तो 6 बराबर x है तो x। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 15 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस 6 एकम 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद x। ठीक है, अब देखो 15 में से 6 घटाएंगे तो 15 माइनस से जब 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे बच्चों और बराबर हो जाएगा x। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, x बराबर 9। देखते हैं कौन से विकल्प में है, तो देखो इसमें विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 48 दिया है, देखो 0.9 और भाग दिया है ब्रैकेट 0.3 × 0.3। ठीक है, ब्रैकेट बंद का मान होगा, तो इसका हमें मान निकालना है गुणा करके। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 0.9 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह ऐसे ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 3 3 कितने होते हैं बच्चों, 9। ठीक है, 3 3 9 और दशमलव है 1 के बाद इसमें, 1 के बाद इसमें। ठीक है, यानी 1 के बाद यहाँ पे है, एक संख्या के बाद यहाँ पे है। बाईं तरफ से हम देखते हैं तो दोनों में 1 1 के बाद दशमलव है, तो इसमें हो जाएगा 2 के बाद दशमलव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम भाग करेंगे इनका। ठीक है, तो भाग करेंगे देखो तो ये हो जाएगा 0.9 और इसको जब हम भाग करेंगे 0.09 से, 0.09 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या हैं, यहाँ 1 संख्या है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे
ठीक है। अब ऊपर भी 2 संख्याएं होगी दशमलव के बाद, नीचे भी, तो इस दशमलव से अब दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 और बटे में देखो कितना बचेगा 9। 9 से इसको भाग करेंगे देखो तो 9 एकम 9 और 0 है तो 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो देखो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। कह रहे हैं यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है तो बी का मान है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, क्या कह रहे हैं इसमें, देखो कह रहे हैं यदि एक संख्या, फिर से पढ़ते हैं सवाल को, एक संख्या बी जो है वो एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है। इसका मतलब सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले सी का मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक, फिर बी का मान निकालते हैं। देखो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी कह रहे हैं 150 से 5% अधिक है, ठीक है। तो 150 में हम 5%, 150 का 5% जोड़ देंगे तो देखो सी का मान कितना हो जाएगा 150 हो जाएंगे, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 15 पंजे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 से जब हम इसको काटेंगे 15 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 बच्चों, ठीक है। 2 से 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो 7.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7.5। तो ये सी का मान आ जाएगा 150 और 57.5, ये आ गया सी का मान, ठीक है। आप देखो आगे क्या कह रहे हैं, सी का हमने निकाल लिया मान। अब कह रहे हैं एक संख्या बी जो है वो सी से 10% कम है, ठीक है। तो बी कितनी हो जाएगी, यानी बी जो है बी बराबर जो हो जाएगा वो सी से 10% कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बी का मान जो है वो सी से, यानी सी की जो वैल्यू जो है उससे 10% कम हो जाएगा, यानी माइनस सी का 10%, ठीक है। तो देखो बी का जो मान है वो सी का जो मान है उससे 10% कम है, तो सी का मान और माइनस सी का 10%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी का मान हम निकाल चुके हैं पहले ही, सी बराबर ये हो गया, ठीक है। तो सी का मान रख देंगे यहाँ पे 157.5 और माइनस, अब सी का मान है 157.5 और इसका 10% निकाल देंगे तो ये 10/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे दशमलव है, तो इस दशमलव को अगर हम हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं तो एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी इसको हटा दो तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, यानी गुणा 10 कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 157.5 माइनस ऊपर कितने हो जाएंगे 1575 बचेंगे बच्चों, 1575 दशमलव हट गया यहाँ से तो 1575, और नीचे 10 ये हैं 10 ये, तो 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100 से इसको भाग कर देंगे, देखो 100 से इसको भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 157.5, ये तो ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 100 से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 15.75, ठीक है। अब 157 में से हम 15.75 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 157 यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो 157.5 और घटाना है हमें 15.75 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा ले रहे हैं, अब घटाते हैं इसको, देखो यहाँ से दाई ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ 4 बचे, यहाँ से दाई 14, 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, ठीक है। यहाँ 6 रह गए, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे, ठीक है, और 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 141.75, ठीक है। ये किसका मान होगा बच्चों, बी का मान, ठीक है। यानी ये बी बराबर हो जाएगा 141.75, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो ये हो जाएगा 141.75 बी बराबर, देखते हैं कौन से विकल्प में है ये, देखो 141.75, ठीक है। तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो इसमें दिया है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम,
कह रहे हैं 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। ठीक है, तो 175 ग्राम है तो 175 ग्राम के, ठीक है, तो इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम, और 10% तो इसका 10%, और का 5% तो फिर गुणा का चिन्ह, का की जगह गुणा का चिन्ह, और 5% तो 5 और बटे 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो तो यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 से फिर काटते हैं, 5 दूनी 10 और एक जीरो है तो एक जीरो। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 तियाँ 15 और 2 बच्चे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। उसके बाद देखो अब तो ऊपर 7 बचा केवल और नीचे 2 और 4 बचे। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा, तो ये ऊपर बचा 7 बच्चों और नीचे हो गया 2 और चौक 8। ठीक है, तो कितना आ गया 7/8। ठीक है, 7/8 हो गया। अगर हम इसको दशमलव में निकालेंगे तो भाग कर लेंगे। देखो 8 से भाग करेंगे हम 7 के लिए। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, और 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 ने 72, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएंगे। ठीक है, 8 अट्ठे 64 होते हैं। उसके बाद घटा लेंगे तो ये 6 बचेंगे, दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे, 6 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर भाग देंगे। देखो तो 8 सत्ते 56, तो 7 बार जाएंगे, 8 सत्ते 56। ठीक है, अब 4 बचेंगे, दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 0.875। ठीक है, यहाँ 0 और लगा देंगे तो 0.875। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं कौन से विकल्प में है, तो देखो ये हो जाएगा 0.875 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये सही हो जाएगा इसका। देखते हैं, देखो दिया हुआ है निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो ये है 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। ठीक है, तो इनकी क्या करना है, हमें इन दोनों की गुणा करनी है, उसके बाद इन दोनों की गुणा करनी है, फिर इन दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, इसकी जो गुणा यानी मल्टीप्लाई जो इसकी आएगी उसमें से इन दोनों को घटा देंगे, फिर देखते हैं कितना मान आता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, तो पहले इन दोनों की गुणा करेंगे हम, इन दोनों संख्याओं की, इनकी गुणा करेंगे, फिर इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, सभी की गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसमें से इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो देखो इस डी बच्चों इसका सही हो जाएगा 190। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। फिर कहना है 4.5 किमी यानी 4.5 किमी प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय निकालना है हमें। कह रहे हैं एक पार्क 1500 मीटर लंबी, तो पार्क की लंबाई हो जाएगी 1500 मीटर, पार्क की चौड़ाई 750 मीटर दे रखी है। ठीक है, 750 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि पार्क का एक चक्कर, तो हम पहले एक चक्कर निकालेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं 4 चक्कर लगाने, एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं, तो हम एक चक्कर लगाएंगे, तो एक चक्कर में एक चक्कर क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप बच्चों। ठीक है, तो पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 और इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का मान रख देंगे, ये इसको जोड़ लेंगे। लंबाई 1500 है और प्लस चौड़ाई 750 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2250 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगी 4500। ठीक है, यानी एक चक्कर में जो दूरी आ रही है वो 4500 मीटर आ रही है बच्चों। ठीक है, एक चक्कर की दूरी 4500 मीटर। उसके बाद क्या है, 4 चक्कर कह रहे हैं, 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4 गुणा 4500 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 0 और 4 0 0, उसके 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 हो गए, 4 चौक 16 2 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18,000 मीटर या फिर हो जाएगा 18 किमी बच्चों। ठीक है, 18,000 मीटर या 18 किमी। अब देखो आगे, अब चाल दे रखी है, कह रहे हैं चाल जो है वो 4.5 किमी प्रति घंटा की है, तो समय हमें निकालना है। ठीक है, देखो प्रश्न देखते हैं फिर से क्या कह रहे हैं। ये एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, तो एक चक्कर की दूरी निकाल ली हमने और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया उसको। उसके बाद कह रहे हैं
4.5 किमी प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चाल दे रखी है 4.5 किमी प्रति घंटा। तो आगे देखो कैसे करेंगे। चाल 4.5 किमी प्रति घंटा दे रखी है और जो 4 चक्कर की दूरी वो 18 किमी आ गई। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 18 बटे 4.5 यानी 4.5। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इस दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 और बटे में हो जाएंगे 45 बच्चों। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20। ठीक है, तो समय कितना आ गया बच्चों, 4 घंटे। समय आ गया 4 घंटे। ठीक है, देखो कौन से विकल्प में है, तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, देखो 53 नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं और बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो मान लेंगे हम, माना झुंड में पक्षियों की संख्या x। ठीक है, झुंड में पक्षियों की संख्या हमने x मान ली और फिर कह रहा है कि नदी के किनारे पर जो है वो 1/4 और झुंड में पक्षियों की संख्या है ना, तो 1/4 हो जाएगा और झुंड में पक्षियों की संख्या x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/4x पक्षी। ये तो हो गए नदी के किनारे पर। उसके बाद कह रहे हैं कि घोंसले में पक्षी, तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, 1/5 और गुणा झुंड में पक्षियों की संख्या। ठीक है, तो 1/5 और झुंड में कितने पक्षी हैं, x हो जाएगा, तो 1/5 इंटू x, तो ये हो जाएगा 1/5 x पक्षी। ठीक है, ये घोंसले में हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहे हैं कि भोजन की तलाश में, तो भोजन की तलाश में है 22 पक्षी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम। जितने भी पक्षी ये इधर उधर घूम रहे हैं ये सारे झुंड में वाले पक्षी ही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबका योग करके और बराबर कर देंगे झुंड में पक्षियों की संख्या। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखेंगे अब, सभी पक्षियों का योग और बराबर हो जाएगा झुंड में पक्षियों की संख्या। ठीक है, तो सभी पक्षियों का योग कर लेंगे। ठीक है, नदी के किनारे पे कितने, 1/4x, तो नदी के किनारे वाले जोड़ लेंगे 1/4 और x प्लस, उसके बाद है घोंसले में पक्षी 1/5x, तो 1/5 और x। ठीक है, देखो नदी के किनारे पर, ठीक है, 1/4x हो गए और घोंसले में 1/5x हो गए। ठीक है, और भोजन की तलाश में कितने, 22 पक्षी, तो प्लस 22 कर लेंगे इसमें, तो प्लस 22 करेंगे यहाँ पे, प्लस 22। ठीक है, और ये सारे पक्षी झुंड में जो पक्षियों की संख्या है वही होंगे, तो यहाँ पे हम x कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x से 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x/4। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे हम x/5 और प्लस हो जाएगा 22 और बराबर हो जाएगा x। अब देखो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएंगे 4x। ठीक है, और पूरे के बटे में 4 पंजे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो 4 पंजे 20। ठीक है बच्चों, प्लस देखो 22 और बराबर है x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख के इसकी भी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से इसकी करेंगे तो देखो 5 और 4 9x हो जाएंगे, ये इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 की जब 1 से करेंगे तो 9x हो जाएंगे, ये 9x ही रहेंगे। और उसके बाद जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 22 दूनी होते हैं 44 बच्चों। ठीक है, कितने होते हैं, 22 दूनी 44, एक जीरो है तो एक जीरो, तो ये हो जाएंगे 440। ठीक है, और 20 एकम 20 बटे में दोनों के आ जाएगा 20 और बराबर हो जाएगा x। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे और फिर से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 1 से इसकी गुणा करेंगे तो इतनी ही रहेगी 9x और प्लस हो जाएंगे 440 और बराबर, और 20 से x की करेंगे तो बराबर हो जाएगा बच्चों 20x। ठीक है, अब देखो x हम एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 9x को हम इधर ले जाएंगे तो 20 में से घट जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा देखो 20x माइनस 9x और बराबर हो जाएगा 440। ठीक है,
आगे देखते हैं। देखो अब 20x में से 9x हटाएंगे बच्चों तो ये बचेंगे 11x और बराबर हो जाएगा 440। तो x बराबर हो जाएगा 440 और बटे में आ जाएंगे 11। ठीक है, 11 से इसको भाग कर देंगे तो 11 चौक 44 होते हैं, 1 जीरो तो 1 जीरो, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा ये 40। ठीक है, यानी x का मान आ गया 40। और x हमने क्या माना था, देखो झुंड में पक्षियों की संख्या। ठीक है, देखो तो क्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहे हैं कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। ठीक है, तो घोंसले में देखो कितने पक्षी हैं, झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। ठीक है, तो हम फिर लिखेंगे घोंसले में पक्षी। हमने यहाँ पे देखो माना था ये माना था घोंसले में पक्षी 1/5 और झुंड में पक्षियों की संख्या यानी 1/5 इंटू एक्स। तो हम लिखेंगे घोंसले में पक्षी। ठीक है, इसलिए घोंसले में पक्षी, घोंसले में पक्षी। ठीक है, तो घोंसले में पक्षी कितने हैं, 1/5 इंटू एक्स, तो 1/5 और इंटू एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1/5 और इंटू एक्स। एक्स का मान हम निकाल चुके हैं 40। ठीक है, तो यहाँ 40 लिख देंगे। ठीक है, इसको भाग कर लेंगे। देखो 5 से 40 में भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होते हैं, तो ये आ जाएगा 8 बच्चों। ठीक है, यानी 8 पक्षी घोंसले में होंगे। ठीक है, देखो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसका। देखो तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है 54 नंबर है, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पे 200 रुपये और खर्च हो गए, व्यय किए। ठीक है, तो उसने फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों हम इसको। तो क्या कह रहे हैं, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य बच्चों हो जाएगा 1200 रुपये, क्योंकि 1200 रुपये में खरीदा था उसको। फिर मेज की मरम्मत में व्यय यानी मेज की जो मरम्मत कराई उसमें 200 रुपये खर्च हो गए। तो मेज का कुल क्रय मूल्य यानी अब हमें वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, तो 1200 रुपये में तो खरीदी थी हमने, 200 रुपये और खर्च कर दिए, तो कुल मिला के 1400 रुपये हो गया। अब ठीक है, यानी उसका जो क्रय मूल्य हो गया बच्चों को 1400 रुपये हो गया। अब मेज का विक्रय मूल्य है 1680 रुपये। ठीक है, तो लिख देंगे हम 1680 रुपये। लाभ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 1680 माइनस 1400 रुपये हो जाएगा ये 1680 माइनस 1400 रुपये, तो लाभ होगा 280 रुपये। अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है बच्चों लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है 280 रुपये और गुणा 100 हो जाएगा और बटे में हो जाएंगे 1400 रुपये। ठीक है, इसको हम भाग कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। ठीक है, यानी 40 आ जाएंगे ये। 40 को फिर काट देंगे तो ये 20 आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना आ गया 20। लाभ प्रतिशत हो गया 20%, तो 20% का लाभ हुआ। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। देखो तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखो कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। ठीक है, वर्ग और आयत है, उनके परिमाप कैसे हैं, समान है। तो वर्ग की भुजा दे रखी है 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, आयत की चौड़ाई है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वर्ग की भुजा 16 मीटर दे रखी है और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, जब वर्ग की भुजा 16 मीटर है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा यानी 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा 16 बराबर 64 मीटर बच्चों। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हो गया 64 मीटर। ठीक है, अब आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई है 18 मीटर। अब माना आयत की चौड़ाई b मीटर है। ठीक है, हमने मान ली आयत की चौड़ाई b मीटर है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि वर्ग तथा आयत के परिमाप कैसे हैं, समान है। ठीक है, जब वर्ग और आयत के परिमाप समान है तो क्या करेंगे हम, अभी एक परिमाप तो हमने ये निकाल लिया, ये आयत का हो गया, और एक परिमाप हमने वर्ग का निकाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं प्रश्न अनुसार हो जाएगा वर्ग तथा आयत के परिमाप कैसे हैं, समान है। दो परिमाप हमने निकाले, दोनों को बराबर कर लेंगे, तो एक हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई 18 प्लस b हमने चौड़ाई मानी थी आयत की। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 64 के, इसकी गुणा कर लेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएंगे, 2 से b की करेंगे तो 2b हो जाएगा बराबर 64 हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
उसके बाद देखो 2b को यहीं रहने देंगे, 36 को उठा के हम इधर ले आएंगे और माइनस कर लेंगे इसमें से, तो -36 कर लेंगे, 64 में से 36 घटाएंगे तो 28 बचेंगे। ठीक है, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 28, या फिर b बराबर हो जाएगा देखो 28/2। ठीक है, b बराबर 28/2, 2 से इसको काट देंगे तो ये 14 आ जाएंगे बच्चों, तो b बराबर हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, यानी आयत की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी 14 मीटर। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखो विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया 56 नंबर, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप दे रखी है 25 सेमी गुणा 11.25 सेमी और गुणा 6 सेमी। ठीक है, एक ईंट की माप ये है और दीवार की जो माप है वो ये वाली दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। अब ईंट जो होती है बच्चों वो घनाभ के आकार की होती है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इन तीनों की गुणा कर लेंगे तो एक ईंट का आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आप। देखो दीवार की लंबाई 8 मीटर ठीक है दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि कुछ भुजाएं तो इसमें देखो ये मीटर में दे रखी है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेमी में है, और ईंट की जो सारी भुजाएं हैं वो सेमी में दे रखी हैं। ठीक है, तो हम इन सबको क्या करेंगे सेमी में चेंज कर लेंगे इनको। ठीक है, जब सेमी में चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, दीवार की लंबाई 8 मीटर या फिर 800 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दीवार की ऊंचाई जो दे रखी है वो 6 मीटर या फिर 600 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। दीवार की मोटाई 22.5 सेमी, ये सेमी में ही दे रखी है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी घन सेमी हो जाएगा, ये दीवार का आयतन आ गया। ठीक है, अब देखो एक ईंट की माप दे रखी है इसमें 22 सेमी और गुणा 11.25 सेमी गुणा 6 सेमी, ये एक ईंट की माप है। ठीक है, पूछ क्या रहा है देखो इसमें, ये कह रहा है कि दीवार जो है बनाने में कितनी ईंटें चाहिए। ठीक है, तो हम ईंटों की संख्या तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो तो हम लिखेंगे ईंटों की संख्या हो जाएगी, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट की माप, यानी एक ईंट की जो माप दे रखी है उससे पूरे दीवार का आयतन जो होगा उसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 800 सेंटीमीटर थी लंबाई, फिर चौड़ाई और ये मोटाई। ठीक है, तो 800 600 और 22.5 और बटे में एक ईंट की माप दे रखी है 25, 11.25 और गुणा 6 सेमी। ठीक है, ये दे रखी है देखो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद दो संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है, तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे और फिर ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। अब देखो कितना बचेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा देखो 800 और गुणा यहाँ पे 600 और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2250। इसके बाद देखो बटे में हो जाएगा 25 और गुणा हो जाएगा 1125 और गुणा हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 1125 दूनी होते हैं 2250 बच्चों। ठीक है, तो 1125 से 2250 काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ठीक है, 1125 दूनी 2250। उसके बाद देखो 5 से काटते हैं तो 5 पंजे 25, 5 से इसको काटते हैं 5 एकम 5, 3 बच्चे 5 छक 30 और 1 0। ठीक है, फिर से 5 से काटते हैं इसको तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 32 आ जाएगा। और फिर देखो 6 दिया हुआ है तो 6 से इसको काटते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 100 आ जाएंगे। अब नीचे देखो कोई भी संख्या नहीं बची, एक बचा, केवल 1 से भाग करेंगे उतना ही रहेगा, तो ऊपर जो संख्याएं बची उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा देखो 32 बचा और गुणा 100 बचे और गुणा 2 बचे। ठीक है, ये 3 संख्याएं यहाँ पे बची ऊपर, इन सब की गुणा कर लेंगे हम। तो देखो 32 की 100 से करेंगे तो 3200 हो जाएंगे और 3200 100 से करेंगे तो 3200 और 3200 की जब हम 2 से करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा 6400। ठीक है, तो देखो विकल्प इसका सी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है इसमें दिया हुआ है, कह रहे हैं हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात
2:45 PM यानी दोपहर 2:45 पर पहुँचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, ठीक है। तो ये हमें निकालना है कि हमने यात्रा कै बजे आरंभ की थी, किस समय हमने स्टार्ट की थी। तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो ये कह रहे हैं यात्रा में लगा समय 4.5 घंटे में यात्रा पूरी की, तो 4.5 घंटे को हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 4.30 घंटे, ठीक है, यानी 4.5 घंटे इस तरीके से हम लिख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय 2:45 PM था, ठीक है। तो 2:45 को बच्चों हम अगर 14, ये तो 12 घंटे वाला समय है, अगर हम इसको 24 घंटे वाले समय में चेंज करें तो 2:45 को हम लिख सकते हैं 14:45 PM पर, ठीक है, यानी इस समय हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यात्रा आरंभ करने का समय, क्योंकि इतने बजे हम पहुँचे थे और इतना हमें समय लगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, माइनस कर लेंगे। तो 14:45 PM में से हम 4:30 घटाएंगे, और जब इसको घटाएंगे देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेंगे, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0 और फिर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10:15। अभी 10:15, क्योंकि 12 बजे से पहले का समय हो रहा है तो ये AM हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यानी 10:15 AM पे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा इसका तीसरा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा, 10:15 AM, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं ये 58 नंबर 58 नंबर दिया है, 640 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम 640 के अभाज्य गुणनखंड। 640 लिखेंगे हम और इसको डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे, देखो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 0, फिर 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 8 16 और 0, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 0, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दसावन 20 होते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 होते हैं, ठीक है, और 5 एकम 5 होते हैं। तो ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार तो इसमें 2 है और 1 बार 5 है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, 7 बार 2 है और 1 बार 5 है। तो देखो 7 बार 2 किस में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 और 1 बार 5, ठीक है। तो विकल्प बच्चों D इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो कह रहे हैं 59 नंबर दिया हुआ है, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो कितने वर्षों में, यानी समय हमें निकालना है, और 1200 रुपये की राशि है, इसका मतलब मूलधन 1200 हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है 5%, तो 5% हो जाएगी। उसके बाद राशि 1800 रुपये हो रही है, तो जो ब्याज आ जाएगा निकल के वो कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 1200, यानी 600 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, समय निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे। देखो मूलधन दे रखा है 1200 रुपये, दर दे रखी है 5% वार्षिक, ठीक है। उसके बाद ब्याज हो जाएगा 1800 माइनस 1200 यानी 600 रुपये। समय हमें निकालना है, तो समय के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा ब्याज, देखो तो ब्याज कितना है 600 रुपये, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 100, तो 100 हो जाएंगे यहाँ पे, और बटे में देखो हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन दे रखा है 1200, ठीक है, और गुणा दर दे रखी है 5% वार्षिक, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएंगे। उसके बाद 5 से इसको भाग कर देंगे तो 5 एकम 5 और 1 0, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, देखो ऊपर केवल 10 बचा, नीचे कोई संख्या नहीं बची, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो समय हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। देखो कौन सा विकल्प सही है इसका, तो देखो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 60 नंबर दे रखा है, 140 इंटू 75 इंटू हो जाएगा 0.01 यानी 0.01, ठीक है। इनकी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो देखो कैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, 1 से गुणा करनी है ना, सिर्फ हमें ये देखना है कि इसकी गुणा 1 से करनी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, जब 140.75 की गुणा 1 से करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा, 140 और दशमलव हो जाएगा 75, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, अब इसमें हमें देखना है, यहाँ तो 2 के बाद दशमलव था और इसमें 2 के बाद इसमें भी दशमलव है, ठीक है। तो दशमलव अब देखना है हमें, 2 के बाद और लग जाएगा दशमलव, यानी दशमलव आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, 2 के बाद पहले था
और 2 के बाद ही इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 1.4075, ठीक है, ये हो जाएगा इसकी गुणा करेंगे तो, ठीक है। फिर से समझते हैं, देखो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 2 के बाद दशमलव है, और जब 140 यानी 140.75 की गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा, 140.75 ही रहेगा। उसके बाद दशमलव देखो कैसे लगाएंगे हम, 2 के बाद इसमें है, इधर से बाईं तरफ से देखते हैं, 2 के बाद इसमें है और 2 के ही बाद इसमें है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 के बाद, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, 4 के बाद। तो देखते हैं ये इसका विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो देखो इसमें है 1.4075, ठीक है, तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला खंड दिया है बच्चों, खंड 3 भाषा परीक्षण। इसमें देखो कह रहे हैं इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें, ठीक है बच्चों। अनुच्छेद 1 देखते हैं, देखो इसमें दिया है पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों का भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो देखो अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 61 है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वास्तविक शिक्षा है ना इसमें, तो वास्तविक शिक्षा के लिए तो कार्य, ध्यान, पर्यटन, इनमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो अध्ययन, ठीक है बच्चों। वास्तविक शिक्षा पाने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। तो मनोरंजक का समानार्थी शैक्षिक नहीं होगा, थकाने वाला भी नहीं होगा, दृश्यावलोकन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बच्चों विकल्प बी मनभावन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था, ठीक है। तो कौन से स्थानों की, तीर्थ स्थानों की, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा तीर्थ, क्योंकि प्रशिक्षण तो आएगा नहीं, शहरी नहीं आएगा और व्यापारिक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो तीर्थ स्थान आ जाएगा, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, ठीक है। तो किससे होगा, देखो बातचीत करने से, खेल करने से। खेल से तो नहीं दिया है कहीं भी पैराग्राफ में, प्रश्न करना भी कहीं नहीं दिया है, बातचीत भी कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए पर्यटन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है, ठीक है। तो धूर्त नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, ठीक है, स्वतंत्र भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विद्वान, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 2 है, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपना जीवन हथेली पर लेकर, ठीक है, प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हों तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता हौज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो इस पर आधारित प्रश्न के देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। वे बहादुर होते हैं, ये तो सत्य है, ठीक है। वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सत्य है बच्चों। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि गलत सत्य नहीं है पूछ रहे हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो
अगला प्रश्न दिया है, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, ठीक है, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था मिनटों में, ठीक है, इसका सही आंसर विकल्प ए मिनटों में हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है। वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, ये तो गलत नहीं होगा ये। वे आग बुझाते हैं, ये भी इसका सही नहीं है। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ठीक है, जान हथेली पर लेकर का मतलब है वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। वे पंप से हौज को पाइप जोड़ते हैं, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है देखो, अपने हाथों से चलाने से आशय है, किसी व्यक्ति से काम लेना, नहीं, अपने हाथों से काम करना और किसी मशीन का उपयोग करना, अपने हाथों से चलाने, ठीक है, चलाने का मतलब क्या है, किसी मशीन का उपयोग करना, यानी विकल्प सी इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घटित होना का अर्थ वही है जो का है, ठीक है, तो घटित होने का आना नहीं, बुलाना नहीं होगा, आग लगाना नहीं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा विकल्प बी होना। अगला देखते हैं, अगला अनुच्छेद। अगला देखो अनुच्छेद 3 दिया है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक करके दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उससे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, ठीक है। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी, नहीं। तारे देखना पसंद करती थी, नहीं हो, ठीक है। सोच रही थी कि क्या पहना जाए, तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आलसी लड़की थी, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं देखो, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, ये गलत है। वे बहुत रंगीन थे, ये भी गलत है। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, ये भी गलत है। कपड़े उसे फिट नहीं आ रहे थे, ठीक है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है देखो, संग्रह का समानार्थक शब्द है, तो संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, पहले ही दे दिया है। बांटना नहीं होगा, साझा करना नहीं होगा, उपहार देना नहीं होगा, ठीक है, तो इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है, हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण, ठीक है, तो लालची नहीं है, स्वार्थी नहीं है, कृपण कंजूस भी नहीं है बच्चों, तो दानी हो जाएगा, इसका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दान करना का विपरीतार्थक है। सौंपना, दान करना, विपरीत शब्द देखना है, तो दान करना या सौंपना एक ही बात है, ये नहीं होगा। बांटना, यानी किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो बांटेंगे, तो ये भी नहीं होगा। और खर्च करना, कुछ खर्च भी होगा जब हम दान करेंगे, तो इसका विपरीत हो जाएगा बच्चों लेना, ठीक है, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 4 दिया हुआ है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, ठीक है। उसके बाद दिया है, साइकिल चलाना स्वस्थ, न्यून आघात वाला, कैसा व्यायाम है, न्यून आघात वाला, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न देखते हैं इसके।
पहला प्रश्न है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें के लाभ बताना है। ठीक है, किसके लाभ बताना है? स्वस्थ रहने के, साइकिल चलाने के, व्यायाम करने के, या भार कम करने के। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी बच्चों, व्यायाम करने के। ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाना भी एक व्यायाम होता है, तो व्यायाम करने के लाभ बताना है। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला दिया है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर्यावरण के संबंध में हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती है, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद इसे पेट्रोल डीजल के बिना चलाया जा सकता है, तो पर्यावरण के संबंध में ये भी सही है। ठीक है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, ये भी सही है। ठीक है, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, तो पर्यावरण के संबंध में ये कथन सही नहीं होगा, तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। इन निष्क्रिय शब्द का विलोम शब्द हमें देखना है। तो देखो, काम से जुड़ा ये नहीं होगा, आलसी भी नहीं होगा, बेकार भी नहीं होगा। ठीक है, तो निष्क्रिय का हो जाएगा बच्चों सक्रिय, पहला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय ना आए, जो कार्यकुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो जो उबाऊ ना हो नहीं होगा, जो थकाए नहीं, जो थकाए नहीं ये भी नहीं होगा, जो कार्यकुशल ना हो ये भी नहीं। ठीक है, जिस पर अधिक व्यय ना आए, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, तो नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। ठीक है, तो साइकिल चलाने से क्या होगा? देखो, साइकिल चलाना पहला दिया है, वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, सही है। ठीक है, काम को आनंद से जोड़ना, दूसरा दिया है। ठीक है, तीसरा दिया है, गंभीर दुर्घटना से बचाव और स्वस्थ रहना। ठीक है, तो नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, कौन सा जो है इसमें सहायक नहीं है? तो इसमें देखो, स्वस्थ रहना ये भी हो जाएगा। ठीक है, वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना ये भी सही है, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव। तो इसका जो है काम को आनंद से जोड़ना भी सही है, इसका सही जो विकल्प होगा वो सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये गलत है ना, इसे छोड़कर बाकी तीनों सही होंगे। ठीक है, यानी विकल्प सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है।